देवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक बार फिर मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो मुद्दा हर भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है जानना। हमारी सेनाओं ने आजादी के बाद में क्या क्या किया है, किस दौर से गुजरी हमारी सेनाएं। हम दोनों तरफ से, पाकिस्तान से, उधर चाइना से घिरे हुए हैं। अब हमने इनके साथ में हमारे कितने दिक्कतें आई हैं, कितने युद्ध हुए हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सेना ने कितना नुकसान उठाया है और दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचाया है, हमने क्या हासिल किया, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उस युद्ध के अंदर और कितना हमने उसमें हासिल किया, ये सब बातें मैं बताऊंगा आपको। और हर भारतवासी की जिम्मेवारी बनती है इन बातों को जानना, ताकि सेना के बारे में अपने दिल में, अपनी आत्मा के अंदर एक सम्मान पैदा करे कि आज जो हम सुरक्षित है, चैन की सांस ले रहे हैं, वो भारतीय सेना के कारण ले रहे हैं, जो बॉर्डर के ऊपर आज तैनात हैं। जो झंडा हमारा फहराता है दोस्तों, वो हवा से नहीं फहराता है, वो उन शहीदों की अंतिम सांस से फहरा रहा है। ये हर भारतवासी को समझना होगा। तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा आपसे। दोस्तों, भारत ने 1947 से अब तक पाकिस्तान और चीन के साथ कई युद्ध लड़े, ये हम सभी को पता है, जिनमें सैनिकों और सैन्य सामग्री की भी भारी हानि हुई है, ये भी हमें पता है। इन युद्धों में भारत ने विभिन्न रणनीतिक और सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं इन युद्धों का विस्तृत आपके सामने विवरण रखूंगा एक एक करके। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48, ठीक आजादी के बाद में उसकी क्या पृष्ठभूमि रही। ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया और कबायली हमलावरों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। भारत ने 1104 यानी 1104 सैनिकों को खोया, नौजवानों को। 3154 हमारे लोग घायल हुए। पाकिस्तान ने लगभग 6000 सैनिक मारे गए और 14000 लोग घायल हुए। लक्ष्य, भारत ने कश्मीर के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसमें श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख शामिल है। दोस्तों, भारत के चीन युद्ध 1962 उसके बाद में पृष्ठभूमि क्या थी उसकी? सीमा विवाद और तिब्बत में चीन की गतिविधियों के कारण भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था, जो युद्ध में तब्दील हो गया। चाइना ने हम पे अटैक किया। उस युद्ध में हमने 1383 सैनिकों को खोया। लापता 1996, जिसमें काफी बाद में लौट के आ गए थे। 3900 के लगभग हमारे युद्ध बंदी बनाए गए थे, वो भी हमारे वापिस आ गए थे। चीन के लगभग 1722 सैनिक मारे गए, जिसमें 1310 तो अकेले रजांगला युद्ध में, जो चुशुल से लगभग 20-22 माइल ऊपर था, एक रजांगला पास था, उस पर 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी डिप्लॉयड थी और वो सभी हरियाणा, राजस्थान, यूपी के अहीर थे। उसके अंदर उनके सेनापति, उनके कंपनी कमांडर में शतान सिंह के नेतृत्व में वो युद्ध लड़ा और 1310 चीनियों को हताहत किया। हमें भी अपने 114 नौजवानों को खोना पड़ा। वो वीर रणबांकुरे जिन्होंने आखिरी सांस तक लड़े, वो एम्युनिशन खत्म हो गया, लाठियों की तरह बंदूक को यूज किया उन्होंने। गुत्तम गुत्था की लड़ाई, लेफ्टिनेंट सिंह राम ने लगभग 15 लोगों को जमीन में पटक पटक कर मार दिया, चाइनीज को। दोस्तों, इस युद्ध में रणनीतिक रूप से अगर मैं कहूं तो नुकसान हमें भी हुआ और चीन को भी हुआ। चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, बिकॉज हम उस टाइम पे तैयार नहीं थे। वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रखा था। धोखेबाज चीन ने हम पे अचानक अटैक किया था। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। इसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने 2862 सैनिकों को खोया, जिसमें हमारे काफी टैंक भी नष्ट हुए, विमान भी हमने खोए और 5800 सैनिक हमने यानी पाकिस्तानी सेना के 5800 सैनिकों को मारा। उनके 500 से ज्यादा टैंक नष्ट किए, उनके 50 से ज्यादा विमान नष्ट किए और भारत ने पाकिस्तान की रणनीतिक योजनाओं को विफल कर दिया और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित हमने कर लिया अपना। तो इस युद्ध में हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी जीत थी भारतीय सेना की। उसके बाद में ठीक 6 साल बाद में फिर भारत पाकिस्तान आमने सामने थे। 1971 का युद्ध हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली जनता के दमन के खिलाफ भारत ने हस्तक्षेप किया, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोस्तों,
इस युद्ध के बारे में आपको बता दूं, आसाम के अंदर बहुत बांग्लादेशी शरणार्थी आकर के शरण लेने के लिए जब उनके ऊपर अत्याचार किए पाकिस्तान आर्मी ने, तो वो अपने देश छोड़ करके आसाम के अंदर आ गए थे। रिफ्यूजी बहुत ज्यादा हमारी संख्या में हो गए थे। हमने कोशिश की कि उस रिफ्यूजी का जो वहां से इनफ्लो था उसको रोके, यूएन में मामला गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पाकिस्तान ने 3 तारीख और 4 तारीख की रात को भारतीय जितने भी एयर बेसिस थे हमारे, जिसमें आपका उधमपुर, अंबाला, ये सब पठानकोट, इन सब के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। तब भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया, और उसका जवाब किस तरीके से दिया, उनके 13 दिन के बाद में उनके लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्म समर्पण कर दिया जनरल न्याजी के नेतृत्व में। हमारी तरफ से जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो आर्मी कमांडर थे, उन्होंने उनका सरेंडर स्वीकार किया, और उसके बाद में उनको हमने एक समझौता हुआ हमारा, उसके तहत हमने उनको वापस कर दिया। दोस्तों, इस युद्ध में हमने लगभग 3,000 सैनिक खोए, शहीद हो गए हमारे लगभग 3,000 लोग, 12,000 से ज्यादा हमारे घायल हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान के सैनिकों 10,000 से ज्यादा सैनिक हमने उस युद्ध में मारे थे, उनके 25,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 93,000 लोगों ने आत्म समर्पण किया था। अदरवाइज हम पाकिस्तान आर्मी का सफाया भी कर सकते थे, हम बांग्लादेश पे कब्जा भी कर सकते थे, लेकिन भारत ने कभी भी किसी भी कंट्री के किसी जमीन को हथियाने की कोशिश नहीं की, बिकॉज भारत पंचशील में यकीन करता है। भारत शांतिप्रिय देश है, पहले किसी पर अटैक नहीं करता, अगर कोई करता है तो कमी नहीं छोड़ता। दोस्तों, हमारे उसमें लक्ष्य से हमने क्या क्या प्राप्त किया, जैसे पहला बांग्लादेश का निर्माण हुआ और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण, ये दुनिया कि मिलिट्री इतिहास में एक बहुत बड़ा सरेंडर था। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑपरेशन पवन, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज 1987 में हमने श्रीलंका में भेजी, जो 1990 तक करीब 25 मार्च 1990 को आखिरी ट्रुप हमारा वहां से वापिस आया था। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के खिलाफ शांति बनाए रखने के लिए आईपीकेएफ को भेजा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज। हमने लगभग 1165 सैनिक वहां पे खोए, 3,000 से ज्यादा लोग हमारे घायल हो गए थे। और एलटीटी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, हालांकि ये मिशन विवादास्पद रहा है आज तक भी, लेकिन हमारी सेना ने पूरे अपने हिम्मत के साथ में पाठ पढ़ाया एलटीटी के लोगों को। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूँ कारगिल युद्ध की। 1999 का साल आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी सेंटर में। पाकिस्तान सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की, यानी छुप कर आकर के हमारे बंकर्स में आकर के वो बैठ गए। फिर क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी ने हुक्म दिया कि उनको खदेड़ो। जब वीपी मालिक आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपनी प्लानिंग की और हमारे लगभग उस छोटे से युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए थे, 1300 के लगभग हमारे घायल हो गए थे। पाकिस्तान की संख्या फिर अगेन 1000 से ज्यादा थी और उसमें बहुत घुसपैठिए मारे गए थे, जिसको पाकिस्तान सरकार ने अपने सैनिक मारने से मना कर दिया गया था। नवाज, ये आपका मुशर्रफ आर्मी चीफ था, उसके बाद में वो वहां मिलिट्री शासक बन गया। उसने अपने सैनिकों को मानने से मना कर दिया कि वो सैनिक उनके हैं। भारत ने सभी घुसपैठिए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया और पाकिस्तान की योजना को विफल कर दिया। उनकी उस टाइम पे इच्छा थी कि वो बार्गेन करें हिंदुस्तान के साथ में, कि सियाचिन ग्लेशियर को हमसे वो खाली करवाने उनकी प्लानिंग थी कि हम बार्गेन करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान सेना ने उनको पाठ पढ़ाया। दोस्तों, इसमें हमारे 4 परमवीर चक्र मिले थे, जो बिल्कुल 20 से 25 साल की उम्र के जो हमारे बहादुर सैनिक थे, उनको 4 परमवीर चक्र, काफ़ी 11 लगभग महावीर चक्र, वीर चक्र, बहुत में उस टाइम पे तक में मिले थे, बहुत अवार्ड्स मिले थे, ऑनर्स मिले थे भारतीय सैनिकों को। दोस्तों, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर, जो मेजर एक अभी आपने देखा इसी मई के अंदर ही 2025 में, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम सबको पता है। कारण क्या था, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने ये ऑपरेशन शुरू किया था। हम रिएक्ट किया था, हमने छेड़ा। उन्होंने हमारे 26 लोगों को धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी थी, उग्रवादियों जो पाकिस्तान से आए हुए थे। दोस्तों, इस पे मैंने पुस्तक भी लिखी है, ऑपरेशन सिंदूर। ये पुस्तक मेरी हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। दोस्तों, ये पुस्तक मैं हिंदी वाली इंग्लिश वाली दोनों आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरी दोनों पुस्तकें हैं, ये दोनों मैंने इस पे लिखी हैं। अब ये द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर, हमारा मेन मकसद था पाकिस्तान के उग्रवादी ठिकानों को नष्ट करना। 6 और 7 तारीख की रात को ये ऑपरेशन हमने शुरू किया और हमने 25 मिनट के अंदर
अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया था। अगर पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करता इसके ऊपर, पूरी दुनिया ने देखा, हमने आमने सामने कोई हमारा हुआ ही नहीं सैनिक उनके, लेकिन ये जो युद्ध था ये केवल 100 घंटे चला। इस 100 घंटे में पाकिस्तान के हमने कितने एयर बेसेस नष्ट कर दिए। कांप उठा पाकिस्तान, दुहाई लगाने लगा वर्ल्ड कंट्रीज के, खासकर अमेरिका के पास। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट था वहां पाकिस्तान के अंदर। इनके डीजीएम ने हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट किया, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लिया था हमने। और दोस्तों, बार बार लोग कहते हैं कि नहीं, ये युद्ध लंबा चलना चाहिए था। मैंने ऊपर बताया युद्ध में होता क्या है दोस्तों, जान माल की हानि होती है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके अलग मिशन है इस देश को आगे ले जाने के लिए, खासकर विकसित भारत बनाने के लिए 2047। हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के कगार पे, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। अगर हम इसमें उलझ जाते, पाकिस्तान तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, एक चींटी है। हिंदुस्तान आज एक हाथी है, तो हाथी अपनी मस्ती से चलता है। और नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लिया कि ठीक है, वो गुहार लगा रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा था, उनके पास जो था उन्होंने यूज कर लिया सारा। हमारा S-400 ट्रम्प ने न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे, किधड़ भभकी दी न्यूक्लियर वेपन्स की। न्यूक्लियर वेपन्स क्या अपने है ही नहीं, जो इतने दिनों से हमें वो भभकियां देते आ रहे। पोल खुल गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने एडमिट किया कि वो 30 साल से उग्रवाद को पनपा रहे, उग्रवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं। किसके लिए? अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। तो इसमें बहुत कंट्रीज का एक्सपोजर हुआ। दोस्तों, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी थी कि हिंदुस्तान को उग्रवाद के खिलाफ अपने आप की रक्षा करने का पूरा हक है, छोड़ के तुर्की को और चाइना को। चाइना ने भी चुप्पी साध ली कि चाइना को भी पता है कि हिंदुस्तान आज 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए वो भी चुपचाप रहा। पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला उनको, उन्होंने महसूस किया। तो दोस्तों, ये जो युद्ध था ये बहुत निर्णायक था। 100 घंटे के अंदर घुटने टिका दिए। बहुत लोगों के फ़ोन आने लगे कि भी आपस में बात करें और इसको ख़त्म करें। आगे कुछ भी रूप ले सकता था ये। तो नरेंद्र मोदी जी ने, उनके कैबिनेट ने, हमारे तीनों चीफ्स ने, अजीत डोभाल जी ने, हमारे CDS जनरल अनिल चौहान ने, इन और फॉरेन मिनिस्टर हमारे S जयशंकर जी और फॉरेन सेक्रेटरी, सब ने मिलकर के निर्णय लिया कि भारत के हक में है। अभी हमने जो अपना लक्ष्य अचीव करने थे वो कर लिए। जो हमने डिसाइड किया था कि हमने कहाँ तक पहुँचना वो हम पहुँच गए थे। जो नुकसान पहुँचा तो पहुँचा दिया था। उनकी कमर तोड़नी थी उग्रवाद की, वो तोड़ चुके थे। तो ये निर्णय लिया मेरे देशवासियों, बिल्कुल भी आप अपनी लीडरशिप पे, अपने सेनाओं के ऊपर शक मत करना। बहुत सक्षम है भारत की सेना। अब आपको वीडियोस कितने मिल रहे होंगे, पूरी दुनिया हिंदुस्तान का बखान कर रही है कि हिंदुस्तान दुनिया की पहली 3 आर्मी में आ गया है अभी, जहाँ के सैनिक तो नंबर 1 पे हैं। लेकिन अगर मैं आर्मड फोर्सेस की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वो भी हम दुनिया की तीसरी आर्मी आज हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। दोस्तों, इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि सोल्जर वॉइस चैनल पे जो आपको वीडियो मिल रही हैं, अभी देखने को मिल रही काफ़ी दिन से, उनसे आपके नॉलेज में भी इंक्रीज हुआ होगा, ज्ञान वर्धन हुआ होगा आपका। और ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा जो हर हिंदुस्तानी को जानने का हक है, उनका जानने की ड्यूटी भी बनती है कि उनको पता होना चाहिए, ताकि हम उन सैनिकों के बारे में एक बार फिर मैं कहूँगा अपने दिल में स्नेह, प्यार, लगाव पैदा करें। और जब भी कोई सैनिक आपके सामने से गुजरे, उसको आप जय हिंद करके उसका सत्कार करें, आदर करें। शहीद के परिवारों को आप इज्जत दें, जितना भी दे सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे मीटिंग्स करके, पंचायत में, जहाँ भी आप कुछ कर सकते हैं। और पूर्व सैनिकों को लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा भारत सरकार से कि उनके जब कल्याण की बात आती है तो उसमें आनाकानी ना करें, काट छाट ना करें। बिकॉज आज का पूर्व सैनिक कल बॉर्डर पे था, आज जो बॉर्डर पे है वो कल पूर्व सैनिक होगा। तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस का मोरल अप रखने के लिए हमें सेवारत सैनिकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और पूर्व सैनिकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं उस परिवार से हूँ जिसकी 5 पीढ़ियाँ सेना में सर्विस दे चुकी। 200 साल तक मेरे परिवार ने देश की सेवा की है। एक सैनिक होने के नाते मैं ये वीडियोज आपके सामने भेजता रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।